स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की गुरु सीरीज में, जिसमें हम लेकर के आते हैं आपके लिए यूपी पीसीएस के लिए सबसे संभावित 15 प्रश्न। आज फिर हम हाजिर हैं समसामयिकी के उन्हीं 15 प्रश्नों के साथ में। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चुनाव करना है। यानी ये जो एक घटनाक्रम अभी हाल ही में था कि एक प्रसिद्ध राजनीतिक दल के प्रमुख व्यक्ति के द्वारा एक विशिष्ट समुदाय के लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया, इसके लिए उनकी जो संसद सदस्यता है वो समाप्त कर दी गई। उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि आईपीसी की धारा 499 में शब्दों और दृश्य अभ्यावेदन के माध्यम से मानहानि की सजा का वर्णन है। यानी कि आप डिफेमेशन अगर करते हैं किसी का, कैसे अपने वर्ड्स से या विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, यानी अपने शब्दों के द्वारा या अपनी हरकतों के द्वारा या किसी दृश्य माध्यम से अगर किसी की आप मानहानि करते हैं तो आपको अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? धारा 499 में। सामान्यतः आईपीसी की धारा नहीं पूछी जाती, लेकिन चूंकि चर्चा में है, काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो आईपीसी की धारा 499 जरूर याद रखिएगा, जिसके तहत सजा दी गई है। इसके अलावा सदस्यता जाने के लिए क्या क्या आधार हो सकते हैं, उससे संबंधित भी प्रश्न बन सकता है। तो क्या क्या आधार है सदस्यता जाने के? एक तो आधार हो सकता है आपका दल बदल हो सकता है, या फिर अगर कोई लाभ का पद धारण करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी अगर कोई लाभ का पद धारण करता है तो वो भी हो सकता है दल बदल का आधार। और इसके अलावा तीसरा आरपीए एक्ट की बात हो रही, तो आरपीए एक्ट में क्या क्या है आइए देखते हैं। तो आरपीए एक्ट 1951, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिली थॉमस वाद में असंवैधानिक करार दिया गया था। तो आरपीए एक्ट की धाराएं भी पूछी जा सकती हैं। तो आरपीए एक्ट की धारा 8(3) के अंतर्गत ये प्रावधान है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 8(3 इस बार प्रश्न में अगर आएगा तो यही आएगा। तो 8(3 ये कहती है कि अगर किसी भी संसद सदस्य को या विधानसभा के सदस्य को सजा होती है 2 साल तक, तो वो सजा होने की तारीख से ही अपनी सदस्यता से निरअर्ह हो जाएगा, यानी उसकी सदस्यता चली जाएगी, वो अयोग्य हो जाएगा। और ये कहती है। इसके अलावा 8(4) में ये प्रावधान किया गया था कि उसको 90 दिन का समय दिया जाएगा कि वो ऊपरी कोर्ट में जाकर के अपनी जो सजा दी गई है जिसके कारण सदस्यता गई है उसको रद्द करवा सके। लेकिन 8(4) को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये 8(3) की जो लीगलिटी है उसको डिले करता है, यानी देरी कराएगा। अगर हमें किसी की राजनीतिक से अपराधियों को कम करना है, उसको सजा देना है, तो उसी तारीख से उसकी सदस्यता जानी चाहिए। और 8(4) 90 दिन का समय देकर के केवल ऐसे मामलों को बढ़ाता है और राजनीति में अपराधियों को बने रहने देता है। इसलिए 8(4) को असंवैधानिक करार दिया गया था। यह भी कथन सही है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, 1 और 2। इस पूरे मामले के जो भी संवैधानिक पक्ष हैं, विधिक पक्ष हैं, जो धाराएं हैं, उनको जरूर याद रखिएगा। स्टैटिक क्वेश्चन में लाभ का पद क्या हो सकता है, इससे पूछा जा सकता है। दल बदल जैसे आपका 10th शेड्यूल में है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो इस पूरे घटनाक्रम के जितने भी विधिक और संवैधानिक प्रश्न हैं वहां से आने की संभावना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन चुनें। तो हाल ही में शैलेश पाठक को फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। और दूसरा कथन है कि वर्ष 1927 में स्थापित फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भारत के व्यापारिक संगठनों का एक यूनियन है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जा सकता है, तो फिक्की का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और शैलेश पाठक जी हैं ये सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव, इनको बनाया गया। तो ये 1 और 2 दोनों सही है। अगर फिक्की के बारे में स्टैटिक क्वेश्चन आएगा तो ये याद रखिएगा कि ये नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और इसके अलावा ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन भी है। और ये क्या क्या काम करता है, अगर इस पे प्रश्न आएगा तो ये पॉलिसी एडवोकेसी का काम करता है, यानी भारत सरकार को बिजनेस के लिए किस तरीके की नीतियां बनाई जानी चाहिए उसके बारे में सुझाव देता है, भारत की नीतियों की समीक्षा करता है। और इसमें बहुत सारे उद्योगपति, आईएएस, ये सारे लोग जो वाणिज्य विभाग से संबंधित हैं सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, तो इसको याद रखिएगा। शैलेश पाठक नई नियुक्ति है, इसलिए प्रश्न बन सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्रत्येक ग्राम पंचायत को किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हाल ही में 1 वर्ल्ड टीबी समिट हुई थी और जो टीबी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी दिवस अलग से याद रखिएगा। और इस बार की थीम क्या था? यस वी कैन एंड टीबी, यस वी कैन एंड टीबी, ये इस बार की थीम थी। तो इस बार मोदी जी ने इसमें वाराणसी में ये समिट हुई थी, ये भी याद रखिएगा। कहां पे हुई थी 1 वर्ल्ड समिट, कहां पे हुई थी? टीबी डे, इसकी थीम, ये तो याद ही रखना है। इसके अलावा लक्ष्य क्या है? तो ग्लोबल जो लक्ष्य है हमारा, जो वैश्विक लक्ष्य है वो 2030 का है,
इसको हमने पिछले वीडियो में प्रश्न में किया भी था। लेकिन अभी जब वर्ल्ड टीबी डे में प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो ये की कि हम इसको 5 साल पहले यानी वर्ष 2025 तक इसको हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हैं और ये निर्धारित कर रहे हैं कि वर्ष 2025 तक ही हम टीबी मुक्त का जो स्टेटस है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए जो प्रत्येक ग्राम पंचायत है वो भी उसके लिए अलग से कार्यक्रम शुरू किया गया है और एमडीआर टीबी को भी खत्म करने की बात यहाँ पे की गई है। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पे इस विषय से बन सकते हैं। तो सही उत्तर होगा 2025। ग्लोबल अगर लक्ष्य पूछा जाता है, भारत के संदर्भ से अलग ही पूछा जाता है कि वैश्विक आधार पे टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो वो होगा उत्तर 2030। लेकिन यहाँ पे भारत के संदर्भ में है, ग्राम पंचायतों के संदर्भ में है, तो सही उत्तर होगा 2025। और इसी सम्मेलन में यह भी घोषणा की गई कि भारत के 2 ऐसे कौन से स्टेट हैं जो टीबी फ्री का स्टेटस प्राप्त कर चुके हैं, तो वो है कर्नाटका और दूसरा स्टेट है आपका जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है। इन दोनों को टीबी फ्री का स्टेटस दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन टीबी फ्री हो चुका है, इसीलिए 2025 तक लक्ष्य इसमें रखा गया है जो कि 5 साल पहले का है। अगला प्रश्न आपका वर्ष 2023 हेतु यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है, तो ये है आपका आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे सर्वश्रेष्ठ संस्थान है और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी यूएसए ये नंबर 1 पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। और नंबर 2 पे कौन सा है, वो है आपका कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज कहां पे है, यूके में, ये नंबर 2 पे। तो ये पहले और दूसरे पे। और भारत के संदर्भ में अगर पहला पूछा जाए तो आईआईटी बॉम्बे होगा। और वर्ल्ड टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो इसमें भारत में कितनी है, भारत में इसमें 3 ही हैं। और सबसे ज्यादा कहां पे अगर ये बात करें तो यूएस में है 45। ये यूएस जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसके बारे में कुछ डेटा था, इसको याद रखना है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, कई बार इससे प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया है। तो कई सारे शहर थे, एथेंस, बेंगलुरु, मैक्सिको सिटी, मोंटेवीडियो, वैंकूवर। तो इनकी लोकेशन जरूर याद कर लीजिएगा, मैप पे इनकी लोकेशन जरूर देखनी होगी आपको। और भारतीय शहर की बात हो रही तो भारतीय शहर यहाँ पे क्या है, बेंगलुरु है। तो सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट, और किसने आयोजित किया था ये, इस संगठन का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2023 का एबल पुरस्कार, एबल पुरस्कार को बोला जाता है नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार का दर्जा प्राप्त है। और किसको मिला है इस बार, लुइस कैफरेली को मिला है। अन्य विकल्पों की अगर हम बात करते हैं तो श्रीनिवास SR वर्धन ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको अभी तक एबेल पुरस्कार मिला है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि किस भारतीय को मिला है, तो इनका नाम याद रखिएगा, श्रीनिवास SR वर्धन। और ये जो विकल्प दिया गया ये कंफ्यूज करने के लिए डेनिस पर्नेल सुनिवल, इनको लास्ट ईयर दिया गया था, वर्ष 2022 के लिए दिया गया था इनको। तो अगर यूपीपीसीएस चूंकि आगे पीछे कर देता है कई बार, ज्ञानपीठ में इसी तरीके 52वां 53वां करके पूछ चुका है एक बार 2017 में, तो इसको ध्यान दीजिएगा, डेनिस पर्नेल सुलिवन ये 2022 के लिए और 2023 के लिए लुइस कैफरेली, इनको दिया गया एबेल पुरस्कार जो कि गणित के नोबेल पुरस्कार की मान्यता रखता है। अगला प्रश्न, हाल ही में स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहां की गई। तो स्टैचू जितने भी हैं वो एक जगह आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियोस पॉज करके नोट कर लीजिएगा। स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई लातूर में। किसकी स्टैचू है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टैचू है, लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में, स्टैचू ऑफ नॉलेज ये अभी जो स्थापित बात कर रहे हैं हम लातूर महाराष्ट्र। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में, ये संत रामानुज की। और स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान में ये स्थापित की गई है। तो राजस्थान में इसमें से 2 हैं, स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ बिलीफ, ये आपको याद रखना होगा। और ये सारे स्टैचूज को एक जगह पे आप नोट कर लीजिएगा, इससे एक प्रश्न आने की संभावना जरूर है जो कि 100% आपका श्योर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई। तो हाल ही में बुंदेलखंड में जो आपके हैं वो 8 सौर पार्क यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें जालौन, चित्रकूट, कालपी, ललितपुर, झांसी, एक और जालौन में, और छतरपुर और बरेठी, ये 8 जगहों पे कुल 4995 मेगावाट, यानी अगर एवरेज हम देखें तो 5000 मेगावाट इसका लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न में इतना डीप नहीं जाता है, 5000 मेगावाट ही सीधे लिख देगा कि बुंदेलखंड में कितने पावर के स्थापित किए जाने सौर पार्क। तो विकल्प में 4995 देने की कम संभावना है, लगभग 5000 मेगावाट लिखा रहेगा वहां पे।
तो कितने हैं? कुल 8 हैं। इनकी लोकेशन जरूर याद कर लीजिएगा। जालौन, चित्रकूट, कालपी। जालौन में 2 हैं, ललितपुर, झांसी, छतरपुर, बरेठी। ये 8 जगहों पे सोलर पार्क या सौर पार्क स्थापित किया जाना है। क्योंकि बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है जो कि सूखे से अधिकतर प्रभावित रहता है, तो वहां पे विद्युत की आवश्यकता बहुत ज्यादा है ताकि नलकूप के माध्यम से सिंचाई की जा सके। तो विद्युत वहां तक पहुंचाना भी दुर्गम है क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, पठारी इलाका है, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र है, इस कारण से दिक्कत होती है। इस कारण सौर पार्क अगर स्थापित होंगे तो वहीं पे विद्युत रहेगी, जिससे नलकूप के माध्यम से सिंचाई भी होगी और सूखे की जो समस्या है इस क्षेत्र की उसका समाधान हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। संख्या कितनी है? 8। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम हाल ही में किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ, ये रायबरेली का जो हॉकी स्टेडियम है वहां पे हॉकी टर्फ में खेली जाती है। टर्फ मैदान होता है यानी कृत्रिम घास होती है जिसपे हॉकी खेली जाती है, उसको टर्फ कहते हैं। तो रानी रामपाल ये हॉकी खिलाड़ी है, रानी रामपाल, इनके नाम पे ही यहाँ पे रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है, यानी रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। कंफ्यूज मत होइएगा ध्यान मेजर ध्यानचंद से, इनके लिए जो भी चीज है वो झांसी में है, झांसी से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया की पहली सैंड बैटरी की स्थापना किस देश में की गई है? तो ये की गई है फिनलैंड में, पोलर नाइट एनर्जी के नाम से। कैसे काम करती हैं सैंड बैटरीज? तो पहले जो है हमारे जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे वायु हो गई या सोलर पावर हो गया, वहां से जो पावर प्लांट है उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। उस विद्युत उत्पादन का कुछ हिस्सा, जैसे लगभग 30% एनर्जी, वो सीधे प्रयोग कर लिया जाता है घरेलू उपभोग में या औद्योगिक उपभोग में, लेकिन बाकी का जो 70% है उसको सैंड बैटरी में इकट्ठा कर लिया जाता है, जो कि बाद के काल में यानी जब हवा नहीं होती या सौर ऊर्जा उपलब्धता नहीं होती है तो प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे अगर देश का नाम हमें चुनना हो तो फिनलैंड ऐसा देश है जहां पे ये उत्तरी ध्रुव के पास है, तो यहाँ पे ऐसी मौसम की चरम स्थितियां होती हैं कि जब धूप कम होगी या वायु कम चलेगी तो उन देश में ही ये सही हो सकता है। तो जब भी आप पेपर करें तो भौगोलिक लोकेशन को भी ध्यान रखिए कि वहां पे किस तरीके की स्थितियां हैं। तो जापान में ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जरूरत पड़े ऐसी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके पास एक तो ऑलरेडी किस तरीके की व्यवस्था है, न्यूक्लियर व्यवस्थाएं हैं बहुत सारी, और चूंकि तटीय क्षेत्र है तो हवा तो हमेशा वहां रहती ही रहती है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, तो ये विकल्प नहीं हो सकते, एलिमिनेशन आपको करना सीखना होगा लोकेशन के हिसाब से। तो फिनलैंड ही ऐसा देश है जहां पे वायु या धूप की कमी देखी जाती है, तो वहां पे सैंड बैटरी की आवश्यकता महसूस की गई। पहली है विश्व की, इसलिए महत्वपूर्ण है, नई तकनीकी है इसलिए भी महत्वपूर्ण है। देश का नाम फिनलैंड जरूर याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स ATL के पारिस्थितिकी सुदृढ़ीकरण हेतु किस व्यापक स्वनिगरानी ढांचे का प्रारंभ किया गया है? तो अटल इनोवेशन मिशन जो है ये प्रारंभ किया गया था कि स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, इंडस्ट्रीज में, सब जगह पे इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए हाल ही में एक जो ऐप या पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो अटल सारथी के नाम से है, जिसमें कम्युनिटी इनोवेशन और इनेबलमेंट को थीम रखा गया है, यानी पूरा समुदाय किस तरीके से नवाचार करके अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकता है, ये अटल सारथी के नाम से होगा। और अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की गई थी ताकि जो भी नए उत्पाद हैं या जो भी नवाचारी विकल्प हैं उनका सृजन किया जा सके। तो सही उत्तर होगा अटल सारथी। अगला प्रश्न आपका SCO संबंधित, जैसे G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है इसी तरीके से SCO की भी अध्यक्ष भारत है इस 1 वर्ष के लिए, तो G20 के समान SCO की भी बहुत सारी बैठकें हो रही हैं, उनसे अलग से प्रश्न बन सकता है। अब चूंकि ये एक अलग तरीके की बैठक थी कि जिसमें साझा बौद्ध विरासत पर अपनी तरह के प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ जिसमें साझा सांस्कृतिक विरासत पे पहले लोग एक साथ बैठे हों। तो इसका उद्घाटन हाल ही में कहां किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। वाराणसी कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का विकल्प है और पर्यटन मंत्रियों की SCO बैठक यहां हुई थी, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। यह हुआ था नई दिल्ली में, कहां पे? विज्ञान भवन में। तो SCO कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। अगला प्रश्न, हाथी के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। तो जैसे चीता महत्वपूर्ण है, चीता रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है, उसी तरह के हाथी भी इस बार महत्वपूर्ण है क्योंकि 1992 में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 में, उसके 2022 में 30 साल पूरे हुए हैं। जब भी किसी के 25, 30, 100, 50 इस तरीके के वर्ष पूर्ण होते हैं तो उससे प्रश्न जरूर बनता है। तो हाथी के बारे में देखते हैं। प्रोजेक्ट 92 क्या था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 क्या था? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिसका उद्देश्य क्या था? प्रोटेक्ट एलिफेंट्स, यानी हाथियों की सुरक्षा करना, उनके आवास, हैबिटेट और कॉरिडोर्स, यानी जो हाथी गलियारे हैं जहां से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं उनका संरक्षण करना। टू एड्रेस इश्यूज ऑफ मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, यानी मानव और हाथियों के बीच जो संघर्ष जैसी घटनाएं देखने को मिलती थी उनको जो है संबोधित करना, उनको एड्रेस करना ताकि उनका निदान किया जा सके।
एंड वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट्स, और बाकी के जो हाथी हैं कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए काम करना। तो इसके 30 वर्ष पूरे हुए हैं, इसीलिए प्रश्न। आइए देखते हैं क्या है सत्य कथन, इसमें चुनना है। 3 कथन यहां दिए हुए हैं। पहला कथन है उत्तर प्रदेश में 2 हाथी संरक्षण क्षेत्र हैं। तो पहले एक ही था, लेकिन अभी जो है नया, और भारत का 33वां तराई एलिफेंट रिजर्व TER, ये इंडिया का 33rd है, ये भी याद रखिएगा। ये 33वां है तराई एलिफेंट रिजर्व, ये भारत उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो 2 हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। पहला जो है उसका नाम है उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, उसमें कोई आपको जिला विला ऐसा कुछ नहीं याद करना है, और दूसरा है तराई हाथी रिजर्व। तो ये 2 है, ये एकदम सही है। दूसरा, हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु है, ये भी ठीक है। और तीसरा एशियाई हाथी के बारे में है। तो एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में अंतर होता है। एशियाई हाथी के कान छोटे होते हैं, अफ्रीकी हाथी के कान बड़े होते हैं। एशियाई हाथी की पीठ लगभग प्लेन होती है, लेकिन जो अफ्रीकी हाथी होता है उसकी पीठ में थोड़ा सा उभार होता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है वो एशियाई हाथी के बारे में पूछ रहा है। भारत में जो हाथी पाए जाते हैं वो एशियाई हाथी का ही उप प्रकार है, जिसको हम भारतीय हाथी के नाम से जानते हैं। तो एशियाई हाथी क्या है? IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शेड्यूल 2 में, और साइट्स जो इनके अवैध व्यापार को रोकती है या इनसे संबंधित जैसे हाथी के दांत हैं उनके अवैध व्यापार को रोकती है, तो उसके परिशिष्ट 1 में शामिल है। साइट्स के भी 50 साल भी पूरे हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही हैं हाथी के संदर्भ में, तो सही कथन होगा उपयुक्त सभी। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में हेल या हेल नामक एक परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन जो विशाल रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न करने में सक्षम है, किस देश के द्वारा डिजाइन किया गया है? तो उत्तर कोरिया के द्वारा अभी ये क्लेम किया गया है कि हमने एक न्यूक्लियर ड्रोन ऐसा बनाया है जो कि अंडर वाटर है, और ये चूंकि किसी भी चीज के पकड़ में नहीं आता है, और ये क्या कर सकता है, ये रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है, यानी समुद्र के अंदर जाएगा, वहां पे वेव्स छोड़ता है जिसके माध्यम से समुद्र में सुनामी आ सकती है, और जो शत्रु देश हैं उनके तटों को हम, और उनके तट पर स्थित जो युद्धपोत हैं उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये सही उत्तर होगा आपका उत्तर कोरिया। मिलाने के लिए अगर आएगा हेल तो याद इसको रखिएगा। अगला प्रश्न, फारस की खाड़ी में हाल ही में पुरातत्ववेत्ताओं को प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन मोती शहर पर्लिंग टाउन का संबंध निम्न में किस देश से है? तो हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ओल्डेस्ट पर्ल टाउन इन UAE, तो UAE में मिला है, संयुक्त अरब अमीरात में, फारस की खाड़ी के पास में। यहाँ पे मोती जो है काफी मात्रा में मिले हैं। फारस की खाड़ी के पास बहुत सारे पर्लिंग टाउन है, मोतियों का एक बड़ा क्षेत्र है वहां पे। तो ये अभी जो मिला है संयुक्त अरब अमीरात में मिला था। ये थे आज के 15 प्रश्न। आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में जो UPPCS की परीक्षा इस बार दे रहे हैं, ताकि वो भी अनिवार्य रूप से आपके साथ सफलता प्राप्त कर सकें। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल प्रशासनिक गुरुकुल पे, और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।